चली चली चले 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 कहानी, चले कहानी। तुलसीदास जी ने कहा है, उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी भीख निदान। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम है तो वह है खेती, उसके बाद व्यापार, उसके बाद किसी की नौकरी और आखिरी में भीख मांगना। यानी किसानी सबसे बड़ा काम बताया। किसान अन्नदाता होता है, पर सबसे ज्यादा मजबूर भी किसान ही होता है। इतना महान काम करने का ना तो उसे कोई खास दाम मिलता है और ना ही सम्मान। फिर क्यों करनी है खेती? शायद ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद आज की कहानी में। चली कहानी में आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहानी, पूस की रात। कहानी का सबसे मुख्य किरदार है पूस महीने की वो रात जो सबसे ठंडी होती है। सुनिए कहानी में क्या हुआ। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह से पीछा छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे पलटकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, ये दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? पूस की रात कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल आएगी तो दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक पल के लिए बस खड़ा हुआ सोचता रहा कि हां, पूस सिर पर आ गया है। कंबल के बिना खेत में रात को वो किसी तरह नहीं जा पाएगा। मगर सहना मानेगा नहीं, 2 बातें सुनाएगा, गालियां देगा। अब चाहे सर्दी में मरना पड़े पर कम से कम ये बला तो सिर से टलेगी। ये सोचता हुआ अपना वो भारी भरकम शरीर लिए जो उसके नाम को गलत सिद्ध करता था, हल्कू अपनी बीवी के पास आया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, कम से कम गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें फेरती हुई बोली, हाँ, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई भीख में दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह से चुकाने पर भी ये उधारी नहीं चूकती। मैं कहती हूं तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बस उधारी चुकाओ और हुई छुट्टी। ये बाकी चुकाने के लिए ही क्या हमारा जन्म हुआ है? पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती किस काम की? मैं रुपए नहीं देती। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं उसकी? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? उसका राज है क्या? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की उस बात में जो कठोर सच था वो मानो एक जहरीले जानवर की तरह उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और बोली, तुम अबके से खेती छोड़ दो। मजदूरी में सुख है, 1 रोटी खाने को तो मिलेगी, न किसी की धौंस। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ और वो भी झोंक दो, उस पर दुनिया की धौंस भी। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए उस कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज हाथ से निकले जा रहे थे। एक एक पग जो वो भर रहा था, मानो उसका माथा अपनी गरीबी के बोझ से दबा जा रहा हो। आप सुन रहे हैं कहानी पूस की रात। आप जानते ही हैं कि दिसंबर और जनवरी के दरमियान एक ऐसी रात भी आती है जब सर्दी अपने चरम पर होती है। ऐसी हार्ड कंपा देने वाली ठंड से कैसे लड़ेगा हमारा ये मजबूर सा किसान हल्कू? पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी मानो ठिठुर रहे थे ठंड से। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, सर्दी लगती है? कहता तो था कि घर में लेटा रहे, तू यहां क्या लेने आया? अब खा ठंड, मैं क्या करूं? जानता था ना कि मैं यहां कोई हलवा पूरी खाने थोड़ी आ रहा हूं, पर दौड़े दौड़े आगे चला आया मेरे पीछे।
अब रो नानी के नाम से। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई ली और चुप हो गया। उसकी बुद्धि ने शायद ताड़ लिया था कि उसके मालिक को कू कू से अब नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने बड़ी मुश्किल से ठंड में हाथ निकाला और जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे जबरा। ये कमबख्त हवा न जाने कहां से बर्फ साथ लिए आ रही है। उठता हूं और एक चिलम भरता हूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यही खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागा है। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का कुछ गुजर जाए वहां से। तकदीर भी खूब है, मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटते। यहां हल्कू उन लोगों की बात कर रहा है जिनके लिए वो खेती करके उनकी उधारियां चुका रहा है। चाहे वो महाजन हो, घर का मालिक हो, हर कोई जो उनसे उनका सूद, उनका ब्याज, उनका असल, उनकी रकम वसूल रहा है। और वो लोग ठंड के मारे अपने ही खेतों की रखवाली कर रहे हैं उस पूस की रात में, जिससे लड़ने के लिए उसके पास एक कंबल तक नहीं। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर उसने चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या ही जाता है, बस मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की तरफ प्यार से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू का मन बदला और कहा, आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहां पर पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना तो ठंड नहीं लगेगी तुझे। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो अब सो जाएगा। एक ही पल में उसके दिल में भी कंपन होने लगता। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। ठंड जैसे एक पिशाच की तरह उसकी छाती को दबाए हुई थी। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के बदन से एक दुर्गंध आ रही थी और वो उसे अपनी गोद में चपटाए हुए एक सुख का अनुभव कर रहा था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध भी नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को इतनी तत्परता से जब कोई गले लगाता है तो वैसी ही भावना से हल्कू ने जबरा को गले लगा रखा था। वो अपनी गरीबी से परेशान नहीं था जिसने उसे आज इस जगह पहुंचा दिया। एक अनोखी दोस्ती मिली थी उसे आज जबरा से, जैसे उसकी आत्मा के सारे दरवाजे खुल गए हों और चारों तरफ एक तरह का प्रकाश हो। अचानक से जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। अपने मालिक से मिली इस आत्मीयता ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को अपने सामने छोटा समझने लगी। वो छटपटा कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुकारने की कोशिश की पर वो उसके पास नहीं आया। ठंड में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक पल के लिए भी वापस नहीं लौटा। जब लौटता तो फिर से दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके दिल में अरमान की तरह उछल रहा था। लेकिन अब भी रात बहुत लंबी थी, ठंड बहुत ज्यादा थी। हल्कू ये ठंड बर्दाश्त कर पाए ये एक बहुत बड़ी बात थी। साथ में उसका साथी जबरा भी था जो ठंड से लड़ रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने ठंडी हवा को धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा लगता था जैसे सारा खून जम रहा है। नसों में खून की जगह बर्फ महसूस हो रही थी। उसने झुककर आसमान की तरफ देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। तब घड़ियां नहीं थी। वक्त पता करने का तरीका सिर्फ सितारे थे। उसने देखा कि सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आएंगे तब जाकर कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों के ढेर लगे थे। हल्कू ने सोचा कि चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर आग तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो कहीं भूत न समझ ले। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर इतना सब सोचने के बाद भी
हल्कू से रहा ना गया। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे देखा तो उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापते हैं। थोड़ी सी गर्मी आएगी तो आकर सो जाएंगे, अभी बहुत रात है। जबरू ने कूं कूं कहकर अपनी सहमति दी और आगे आगे बगीचे की तरफ चल निकला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में निर्दयी हवा पत्तियों को कुचलती हुई चली जाती थी। पेड़ों से भी ओस की बूंदें टप टप करके नीचे टपक रही थी। अचानक से एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आ रही है जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिली थी, वो उससे खेल रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले पेड़ की पत्तियों को छूने लगी। इस हिलते डुलते प्रकाश में बगीचे के बीच में खड़ा हुआ वो पेड़ ऐसा लगता था जैसे पूरे अंधकार को अपने सर पर संभाले हो। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तापने लगा। एक पल में उसने दोहड़ भी उतार कर बगल में रख दी। दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को दिल में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जब्बर ने भी कूं कूं करके मानो कहा कि हाँ, अब ठंड नहीं लग रही है। पहले न जाने क्यों ये उपाय नहीं सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने भी दुम हिला दी। अच्छा आओ, अब इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवाई नहीं करूंगा। हल्कू का खेल कूद का मन था। जब जब्बर ने उस आग को कतराई आंखों से देखा। अचानक से हल्कू कूदा और उछलकर अलाव के उस तरफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर वो कोई बात नहीं। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर पास आकर खड़ा हुआ और हल्कू के पास पहुंच गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर से कूद कर आओ। जबरा भी वापस गया, कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती, पर एक ही पल में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ कोई गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती उसे आलस से दबाता जाता। जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का कोई झुंड खेत में आया है, शायद नीलगाय का झुंड हो। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा तो नोच डाले, मुझे ही भ्रम हो रहा है। कहां, अब देखो, कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो खुद को धोखा नहीं दे सकता था। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ये सब नामुमकिन था। वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, ली हो, ली हो, ली हो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये जानवर उसका सत्यानाश कर देंगे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर अचानक से हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के जैसे डंक का झोंका उसे फिर लगा और फिर बुझते अलाव के पास वो आके बैठ गया और राख को कुरेद कर अपने ठंडे शरीर को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंक रहा था। नीलगाय खेत का सफाया कर रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था, मानो जैसे कि किसी चीज ने उसको जकड़ लिया हो।
उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर लेटा रहा और फिर सो गया। सवेरा हुआ। जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैली थी। मुन्नी आई और बोली, क्या सोते ही रहोगे? तुम तो यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आई? मुन्नी बोली, हां, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहां मचान लगाने से क्या फायदा हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ ना कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर चलकर खेत के पास आए। देखा तो सारा खेत रौंदा हुआ है और जबरा उस मड़ैया के नीचे लेटा है जैसे कि उसमें जान ही ना हो। दोनों खेत को देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी थी, पर हल्कू वो जरा सा खुश था। मुन्नी ने परेशान होकर कहा, अब मजदूरी से ही मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने मुस्कुरा कर कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। और यहीं खत्म होती है ये कहानी। मेहनत मजदूरी कैसी भी हो, इंसान एक वक्त तक ही अपने शरीर से जी तोड़ मेहनत करा पाता है। ऐसी मेहनत जिसमें मौत का डर ना हो। उस रात हल्कू ने जाड़े में मौत के उस डर को भी देखा था और अपनी फसल बर्बाद होते हुए भी। उसे पता था कि जो दर्द सहा ना जा सके वो दर्द लेना ही नहीं चाहिए। शायद इसीलिए वो खुश था कि अब उसे खेती नहीं करनी पड़ेगी। वो मेहनत मजदूरी कर कर भी अपना पेट भर सकता है। ये थी आज की कहानी, पूस की रात। फिर आऊंगा एक और कहानी लेकर, चली कहानी में, सिर्फ रेडियो सिटी पर। चली 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 कहानी, चली कहानी, चली कहानी सुबह 11 से 1 सिर्फ रेडियो सिटी पर और हर रविवार रेडियो सिटी इंडिया के YouTube और Facebook पेज पर। चली कहानी।